हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया सीरीज। इसका नाम है विजेता सीरीज। और इस सीरीज का मिशन है 30 आउट ऑफ 30 इन सीडीपी। सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाने की मिशन है। इसमें आज डे फर्स्ट है। इस तरह हम लोग 30 मतलब डे 30 तक पढ़ेंगे। और जैसे आज डे वन है तो डे वन में हम 30 क्वेश्चन मतलब एक सीडीपी पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा। और इस किस बेस पे रहेगा, ये पीवाईक्यूज के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो ये इस विजेता सीरीज में अगर आप सिर्फ इस विजेता सीरीज से आप जुड़े रहते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप भी इस मेडल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं, यहाँ से इस विजेता सीरीज की जर्नी को। तो डे वन है, इस डे वन को स्टार्ट करते हैं। मैं इनायत सर, मैं अभी सीटेट क्वालिफाइड हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी एक बच्चा कौन सी स्टेट में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस संचालन अवस्था में एक बच्चे से लकड़ी की डंडियों को उनकी लंबाई से बढ़ते क्रम में लगाने को कहा जाता है। यानी अ चाइल्ड इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज आस्क्ड टू अरेंज, उसको अरेंज करने का है क्या, वुडन स्टिक को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी उसके बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑफ दियर लेंथ की उसकी, यानी उसकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में, उनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में। द चाइल्ड कंप्लीट्स द टास्क, बच्चा क्या करता है, उस काम को, बच्चा ये कार्य को क्या करता है, बिना किसी सहायता से सही ढंग से कर लेता है। किसी बच्चे को लकड़ी का जो डंडिया था उसको क्या करने कह रहा है, उसके बढ़ते हुए कदम में उसको लगाने कह रहा है। और ये बच्चा क्या करता है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के उसे सही ढंग से कर लेता है। यह किस संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है, यानी विच कॉग्निटिव एबिलिटी इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लासिफिकेशन, दूसरा सीरिएशन, तीसरा कंजर्वेशन, चौथा रिवर्सिबिलिटी, यानी वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण या पर्यावरण। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसी को ग्रुप वाइज अलग करना, किसी को कैटेगरी वाइज अलग अलग छांटना, वो क्या करता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करना, किसके बेस पे, चाहे तो वो कलर कलर के बेस पे, चाहे फिर वो उसके शेप के बेस पे, या उसके साइज के बेस पे, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ क्या कर रहा है, चाइल्ड ग्रुपिंग नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में बच्चा क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके लंबाई के हिसाब से उसको क्या कर रहा है, सीरीज कर रहा है। इसलिए ग्रुप तो कर नहीं रहा है, तो क्लासिफिकेशन क्या नहीं, वर्गीकरण होगा, ये नहीं होगा। हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। अगर संरक्षण की बात करें, संरक्षण का मतलब होता है क्वांटिटी सेम। कंजर्वेशन मैं आपको एग्जांपल बताया था कि शेप चेंज होने से, क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। यानी किसी का शेप चेंज होने से क्वांटिटी का चेंज नहीं होता है, वही कहलाता है कंजर्वेशन। यानी अलग अलग शेप के अगर अलग अलग उसमें अगर सेम चीज को हम रखते हैं तो उसका क्वांटिटी भी सेम रहता है, वही कहलाता है कंजर्वेशन या संरक्षण। ये भी होगा नहीं, क्योंकि वो बात कर रहा है किसका, कंजर्वेशन की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी मीन्स चाइल्ड समझता है कि एक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। यानी कोई बच्चा रिवर्सिबिलिटी यानी 2+3 अगर 5 लिख दिया है, तो रिवर्सिबिलिटी में क्या होगा कि 5 में से फिर 3 को माइनस करके वो 2 ला सकता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग रिवर्सिबिलिटी। लेकिन ऐसा कुछ है यहाँ, ऐसा भी है नहीं। रिवर्सिबिलिटी भी होगा यानी प्रत्यावर्तन होगा, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सीरिएशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, सीरिएशन। और ये सीरिएशन सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, लॉजिकली अरेंज कर रहा है। बच्चा लॉजिकली क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है। किसको, लकड़ी के डंडे को, और किस पे, उसके लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सीरिएशन इज करेक्ट ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। क्लियर? नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले अपने से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर आपको सॉल्यूशन पे जाना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टू चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज, दो बच्चा है जो क्या है सेम एज का है, टू वेरी डिफरेंट वोकेबलरी स्किल्स, जो क्या करता है अलग अलग वोकेबलरी स्किल्स को दिखाता है, यानी समान आयु के दो बच्चे की शब्दावली क्षमता में काफी अंतर दिखाई देता है। एक बच्चा साक्षरता समृद्ध वातावरण में बड़ा हो रहा है, जबकि दूसरे को भाषा का बहुत कम एक्सपोजर मिलता है, यानी वन चाइल्ड उसमें एक ग्रोज अप इन द लिटरेसी रिच, पढ़ा लिखा माहौल में एक बच्चा ग्रो कर रहा है, उसका घर का माहौल क्या है बहुत पढ़ा लिखा है, वाइल द अदर गेट्स मिनिमल एक्सपोजर टू लैंग्वेज, और दूसरे को उतना अच्छा वातावरण मिल नहीं पा रहा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल नहीं पा रहा। विच डेवलपमेंटल फैक्टर इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस, यानी इस अंतर के लिए कौन सा विकास संबंधी कारक सबसे अधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए आपका है फिजिकल मैच्योरेशन, ऑप्शन बी ग्रोथ रेट, फिजिकल मैच्योरेशन यानी वंशानुकरण, ऑप्शन बी ग्रोथ रेट यानी वातावरण, ऑप्शन सी हेरिडिटी यानी शारीरिक परिपक्वता, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट यानी वृद्धि दर। यानी एक चाइल्ड लिटरेसी रेट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है और दूसरे का लैंग्वेज एक्सपोजर कम मिल रहा है, यानी वोकैबुलरी हेवीली डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्या है फिजिकल मैच्योरेशन। अब फिजिकल मैच्योरेशन क्या होता है कि मैच्योरेशन बॉडी ग्रोथ और बायोलॉजिकल रेडीनेस से रिलेटेड होती है। मैच्योरेशन क्या क्या होती है, मैच्योरेशन होती है ये किस चीज से रिलेटेड होती है, ये बॉडी का ग्रोथ से, ठीक है, और दूसरा बायोलॉजिकल रेडीनेस, बायोलॉजिकली बच्चा तैयार हो जाता है उससे भी क्या कर रहा है, वही तो मैच्योरेशन क्या रहता है। तो मैच्योरेशन क्या होता है बॉडी का ग्रोथ होना और बायोलॉजिकल रेडीनेस होना, इसका रिलेशन किससे है, मैच्योरेशन से है। और वोकैबुलरी स्किल का मैच्योरेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं होगा, यानी वंशानुक्रम नहीं होगा, क्योंकि वोकैबुलरी अलग चीज है और फिजिकल मैच्योरेशन यानी मैच्योरेशन का रिलेशन किससे है, या तो आपका बॉडी ग्रोथ से या फिर वो बायोलॉजिकल रेडीनेस से है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट यानी वातावरण, सॉरी ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर, ऑप्शन यहाँ चेंज हो गया, ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर। अब वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट और यहाँ वोकैबुलरी कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। वोकैबुलरी वजह उसका माइंड से कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड या सिर्फ ग्रोथ रेट है, कोई रिलेशन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, ये भी होगा नहीं। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो बच रहा है, यानी हेरिडिटी एबिलिटी प्रोवाइड करती है और वोकैबुलरी इन्वायरमेंट से डेवलप होती है। हेरिडिटी तो ये जो एबिलिटी इसकी मिलती है वो हेरिडिटी से मिलती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट था मेन वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, यानी वोकैबुलरी इन्वायरमेंट से डेवलप होती है। तो राइट आंसर इज इन्वायरमेंट यानी वातावरण। शारीरिक पकवाता भी होगा नहीं, वृद्धि दर होगा नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा क्या वातावरण। यानी इन्वायरमेंट से कोई बच्चा क्या करे उसका वोकैबुलरी क्या होगा, इन्वायरमेंट उसका फैमिली क्या होगा, उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा बच्चे का जो फैमिली होगा उस बच्चे के लिए वो क्या हो जाएगा इन्वायरमेंट। और किसी भी बच्चे का जो होगा डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पे। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, a student can solve mathematical words, a student can solve mathematical word, यानी एक छात्र गणित की शब्द समस्याएं भी
तभी हल कर पाता है जब शिक्षक उसे संकेत देते हैं। तो बच्चे उसे क्या कर शिक्षक उसे क्या करते हैं, संकेत देते हैं। स्टूडेंट कैन सॉल्व मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन द टीचर गिव्स गाइडिंग। जब टीचर उसे क्या करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं। जैसे पहला कदम पहचानो, यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाना है, इस टाइप का जो हिंट्स देता है टीचर। यानी आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप और विच ऑपरेशन शुड बी अप्लाई हियर, यहाँ कौन सा अप्लाई करना है। दिस सिचुएशन बेस्ड इलस्ट्रेट विच कंसेप्ट ऑफ वैगोस्की। और ये जो स्थिति है, जो वैगोस्की की किस अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। वैगोस्की का बहुत सारे है, स्कैफोल्डिंग है, जेडपीडी है, ये सारे क्या है, वैगोस्की है। तो फर्स्ट इज जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग है, निकट विकास क्षेत्र और सहारा देना। दूसरा डिस्कवरी लर्निंग या खोज आधारित अधिगम। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी परिचालन अनुबंधन, या रीइंफोर्समेंट यानी प्रोत्साहन। कौन होगा, आप बताइए जल्दी। यानी स्टूडेंट को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, गाइडिंग हिंट्स चाहिए। दिस इज टाइपिकल ऑफ जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बताइए कौन सा आंसर होगा। अब अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी लर्निंग की, यानी खोज आधारित अधिगम, तो डिस्कवरी लर्निंग में बच्चा क्या करता है, अपने से कुछ खोज कर अपने से डिस्कवरी करने में लगा हुआ रहता है। हिंस की कुछ बात है, यहाँ तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बच्चे को हिंस मिल रहा है, लेकिन यहाँ हिंस कुछ नहीं, बच्चा डायरेक्ट अपने से डिस्कवरी कर रहा है। ये आंसर होगा नहीं। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी परिचालन अनुबंधन। ये परिचालन अनुबंधन क्या होता है, परिचालन अनुबंधन ऑपरेशनल कंडीशनिंग इसको बोलते हैं, जब बच्चे को पनिशमेंट रिवार्ड इस तरह के यूज होता है। यहाँ ऑपरेशनल कंडीशनिंग में यहाँ पनिशमेंट यानी दंड, रिवार्ड यानी इनाम, इस चीज की बात होती है। इसमें ऑपरेशन कंडीशनिंग में ये भी होगा, यानी परिचालन अनुबंधन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग, और इसी तरह क्या होता है रेनफोर्समेंट। ये भी क्या हो रहा है, यानी प्रोत्साहन। बच्चों को यहाँ प्रोत्साहित कर रहा है, नहीं किया जा रहा है। रेनफोर्समेंट में मतलब बच्चे को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो बच्चा कौन सा, जेडपीडीएन स्कोप फोल्डिंग, राइट आंसर इज जेडपीडीएन, यानी निकास विकास क्षेत्र और सहारा देना। अब ये जेडपीडीएन स्कोप फोल्डिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वहां था ये एक एरिया है जहाँ बच्चा खुद से सीख सकता है। एक एरिया है, तो बच्चा को आप थोड़ा हिंस दें तो बच्चा सीखते सीखते यहाँ तक सीख सकता है। यानी इस एरिया क्या है, पॉसिबल है, बच्चा यहाँ तक सीख सकता है, खुद से इतना ही तक सीख पा रहा है। एरिया में खुद से ही सीख पा रहा है। लेकिन बच्चे को अगर आप हिंस दे देते हैं, बच्चे को थोड़ा सा अगर हेल्प कर देते हैं, बच्चा यहाँ तक सीख रहता है। तो यही कहलाता है, इस और इसके बीच का जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कहलाता है जोन ऑफ डेवलपमेंट। और यही, अब अगर थोड़ा सा हिंस दिया है तो बच्चा यहाँ तक सीख लेता है। लेकिन ये हिंस देता कौन है, तो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके भाई बहन, कुछ भी कोई भी हो सकते हैं। तो वही जो आपके थोड़ा सा हिंस देते हैं, कुछ करते हैं, वही क्या कहलाता है, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी जो आपसे थोड़ा भी ज्यादा जानता है वो क्या कहलाएगा, आपसे एम वो आपका MKO कहलाएगा। और यही MKO क्या करता है। और स्केप फोल्डिंग क्या होता है, स्केप फोल्डिंग मतलब हेल्प करने का एक क्या है, स्केप फोल्डिंग। ये क्या है, प्रोसेस है, ये कोई चीज नहीं, एक सिंपल ये क्या प्रोसेस है, जिससे क्या करता है बच्चा एक जिस एरिया, जहां तक अपने से सीख सकता है और जहां तक किसी की हेल्प से सीखता है, वही वहां तक पहुंचने वाला का एक प्रोसेस है, वही कहलाता है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड सेज, यानी एक बच्चा कहता है, अ चाइल्ड सेज आई शुड नॉट ब्रेक स्कूल रूल्स। आई शुड नॉट ब्रेक यानी हमें नहीं तोड़ना चाहिए स्कूल रूल्स, बिकॉज द टीचर माइट पनिश मी। क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर सकता है, हमें दंड दे सकता है, हमें पनिश कर सकता है। यानी एक बच्चा कहता है मुझे स्कूल के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षक मुझे दंड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग के अनुसार यह किस स्तर का नैतिक तर्क है, यानी दिस टाइप ऑफ मोरल रीजनिंग बिलोंग्स टू विच लेवल। तो कोहलबर्ग के भी कितने होते हैं, कोहलबर्ग के थ्योरी के भी 3 स्टेजेस होते हैं और टोटल 6 लेवल्स होते हैं। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, कोहलबर्ग के 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अब ये बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल के रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या ये प्रियो कन्वेंशनल लेवल है यानी पूर्व परंपरागत स्थगत है, या कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर है, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी उत्तर परंपरागत स्तर है, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवल यानी सामाजिक अनुबंध स्तर है, बताइए। अब प्री कन्वेंशनल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मोरल रीजनिंग होता है। मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड होता है, मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवार्ड। मॉडल इसमें प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, मॉडल रीजनिंग बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवार्ड, तो ये होगा नो। तो मॉडल रीजनिंग बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवार्ड, बच्चा क्या कर रहा है, पनिशमेंट से ही तो डर रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं हम लोग, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर, यहाँ बच्चा क्या करता है, रूल्स को फॉलो करता है, किस चीज के लिए, गेन अप्रूवल को गेन करने के लिए। इस चीज में बच्चा क्या करता है, रूल को फॉलो करता है, क्या करने के लिए, अप्रूवल को गेन करने के लिए, या फिर ऑर्डर पनिशमेंट बेस्ड नहीं, यहाँ ऑर्डर पनिशमेंट बेस्ड है नहीं कुछ, ये होगा। बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मोरल्स आ जाते हैं, यानी जो सोच, अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त सोच आ जाते हैं, अमूर्त नैतिक आ जाते हैं, ये होगा नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवल यानी प्रिंसिपल बेस्ड हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड, और ये काफी हायर लेवल तक होते हैं, ये भी होगा नहीं। बचा कौन सा, ए यानी प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर, और यही स्टेज क्या होता है, इस स्टेज के यही लेवल में बच्चा क्या करने लगता है, रिवार्ड और पनिशमेंट से कोई काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट स्टार्ट कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली बिकॉज, एक बच्चा स्टार्ट करता है क्या, अपने होमवर्क को कंप्लीट करना रेगुलरली, बिकॉज द टीचर प्रेजेस हिम इच टाइम फॉर एक्यूरेट वर्क, gradually he begins finishing homework even without reminders, which type of motivation is reflected here। यानी क्या करता है, एक छात्र जो है, एक बच्चा नियमित रूप से गृह कार्य पूरा करता है, यानी होमवर्क पूरा करता है, पूरा करना शुरू कर देता है, क्योंकि शिक्षक हर बार उसे सही कार्य की प्रशंसा करते हैं। टीचर उससे उम्मीद लगाते हैं कि ये सही सही करके आएगा। धीरे धीरे वह बिना याद दिलाए भी गृह कार्य पूरा करने लगता है, बिना याद दिलाए भी धीरे धीरे पूरा करने लगता है। यहाँ किस प्रकार की प्रेरणा दिखाई देता है, ऑप्शन ए इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन सी सोशल मोटिवेशन यानी सामाजिक प्रेरणा, और ऑप्शन डी अचीवमेंट मोटिवेशन यानी उपलब्धि प्रेरणा। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा क्या होता है, यानी इंटरनल इंटरेस्ट से काम करना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जब आपको अंदर से पूरा इंटरेस्ट हो जाए इंटरनली, उससे उस इंटरेस्ट से काम करना क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहता है। इनिशियली, और यहाँ क्या कर रहा है, इनिशियली इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन टीचर प्रेज से कर रहा है, वो टीचर का प्रेज से कर रहा है, लेकिन वो इनिशियली अपने खुद से इंटरनली है नहीं है, तो इंट्रिंसिक होगा ये, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं आंतरिक भी होगा, आंतरिक प्रेरणा होगा नहीं होगा। दूसरा एक्सटेंसिव मोटिवेशन, तीसरा क्या है, सोशल मोटिवेशन। क्या उस पर पीयर्स का कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीयर का कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है नहीं, सहपाठी का तो कोई बात ही नहीं है। अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन कहाँ होता है, जहाँ क्या होता है, हाई गोल्स होते हैं, हाई गोल्स,
और ये इससे कोई रिलेशन ही नहीं, तो अचीवमेंट भी मोटिवेशन होगा नहीं। बच्चा क्या, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी जो बाह्य प्रेरणा होती है, तो टीचर उसे क्या कर रहे हैं, मिल रहा है टीचर से, वो इंटरनली है नहीं, क्योंकि टीचर उसे क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, तब वो होमवर्क पूरा करके ला रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर यूजेस विजुअल चार्ट्स, अ टीचर यूजेस विजुअल चार्ट्स यानी एक टीचर जो है यूज करता है क्या, विजुअल चार्ट्स का, यानी दृश्य चार्ट का यूज करता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज कराता है, यानी वो हस्त गतिविधियां कराता है, ऑडियो एक्सप्लेनेशन कराता है, यानी ऑडियो व्याख्या कराता है, जो सुनने वाला होता है, एंड पीयर डिस्कशन यानी दोस्तों के और सहपाठियों के साथ क्या करता है, चर्चा भी कराता है, और सभी का उपयोग करता है। टू ईच एंड सेम कंसेप्ट सो दैट एवरी लर्नर कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दियर लर्निंग प्रेफरेंस, और क्या करता है, ताकि हर बच्चे छात्र क्या अपनी सीखने की शैली के अनुसार समझ सके, ताकि जो जिस तरह से सीखना चाहे सीखे, कोई ऑडियो की तरह जिसको अगर सही लग रहा है सीखने में, तो उससे सही सीखे, कोई एक्टिविटीज करके सीखना सीख सकता है तो उससे सीखे, कोई डिस्कशन से सीख सकता है उससे सीखे, यानी अपने शैली के अनुसार वो समझ सके। यह समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित करता है, यानी दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बताइए, ये समावेशी शिक्षा के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो ये फर्स्ट इज जीरो रिजेक्शन यानी शून्य अस्वीकृति। जीरो रिजेक्शन किसको कहते हैं, यहाँ क्या है, जिसमें एडमिशन डिनाई होता है, ये कहलाता है जीरो रिजेक्शन, लेकिन यहाँ एडमिशन रिलेटेड कुछ है नहीं। नेक्स्ट, मल्टीपल लर्निंग पाथ्स यानी बहु अधिगम मार्ग, प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ मेथड्स एग्जैक्ट मैच, ये क्वेश्चन ऑप्शन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, को अब आगे बढ़ते हैं, इससे अगर बेटर ऑप्शन मिल जाए। इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, यानी क्रॉस सब्जेक्ट प्लानिंग, ये भी ठीक है, लेकिन क्रॉस सब्जेक्ट प्लानिंग ये भी ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग यानी क्या कर रहा है, स्टूडेंट टीच पीयर्स, अपने दोस्तों को पढ़ा रहा है, दोस्तों के साथ चर्चा तो कर रहा है, सिर्फ दोस्तों को पढ़ा नहीं रहा है, दोस्तों के साथ चर्चा भी कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन इनमें से इन तीनों का चूज करते बेस्ट क्या होगा, मल्टीपल अलग अलग तरीका, अलग अलग सीखने का तरीका यूज कर रहा है, बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें से, यानी बहु अधिगम मार्ग। ठीक है, अब बी नहीं रहता तो फिर हम लोग सी और डी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि अ चाइल्ड्स हाइट इंक्रीजेस बाय 10 cm, एक बच्चे का जो हाइट है वो 10 cm बढ़ जाता है, इन ईयर एक साल में क्या करता है, 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड द चाइल्ड बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट डिसिप्लिन एंड इमोशनली मैच्योर, और उसी 10 सेंटीमीटर बढ़ता है, उसी पीरियड में क्या होता है, बच्चा क्या होने लगता है, कॉन्फिडेंट बच्चे के अंदर बढ़ने लगता है, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आने लगती है, एंड इमोशनली मैच्योर, और बच्चे भावनात्मक रूप से मैच्योर हो जाते हैं। व्हाट डज दिस एग्जांपल शो अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी एक वर्ष में बच्चे की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, और उसी अवधि में बच्चा, और उसी टाइम बच्चा अधिक आत्मविश्वासी, यानी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चे अनुशासित हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, और भावनात्मक यानी इमोशनली क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाता है। ये उदाहरण वृद्धि और विकास के बारे में क्या दर्शाता है, ग्रोथ इंक्लूड्स इमोशनल चेंजेस, ग्रोथ तो इंक्लूड नहीं है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स इमोशनल चेंजेस, ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो सिर्फ फिजिकल करता है, ऑप्शन ये होगा, नहीं होगा। डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल, डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल होता है, डेवलपमेंट में सारे के सारे होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, अगर ग्रोथ हम बात करते हैं तो ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल आता है, और वहीं जब अगर बात हम डेवलपमेंट की करते हैं, डेवलपमेंट में चाहे फिजिकल भी आता है, सोशल भी आता है, मेंटल भी आता है, इसको हम लोग कॉग्निटिव भी कहते हैं, ये सामयिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट, यानी ये चारों के चारों होते हैं, और सारे के सारे ये चारों के चारों आपस में क्या होते हैं,
इंटर रिलेटेड होते हैं, अंत संबंधी होते हैं। यानी अगर फिजिकल अब आपका फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा तो वो सोशल पे भी इफेक्ट करेगा, कम्युनिटी पे भी करेगा और इमोशनल पे भी करेगा। इनमें से कोई अगर एक आपका सही नहीं हो रहा तो वो दूसरे को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आपका फिजिकल अगर यानी आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपकी सही दिमाग भी, मेंटल भी डेवलपमेंट सही नहीं होगा, दिमाग भी सही से विकसित नहीं करेगा, दिमाग सही से विकसित करेगा तो आप इमोशनली सही नहीं रहेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये इफेक्ट करता है। तो क्या डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल ग्रोथ, सिर्फ फिजिकल होता है डेवलपमेंट? अभी मैंने बताया नहीं, डेवलपमेंट सिर्फ चारों के चार होते हैं, सिर्फ ग्रोथ फिजिकल होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। Growth and developments are interrelated, and development after stops after puberty. पुबर्टी के बाद ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट नहीं रुकती है। यहाँ अगर ग्रोथ रहता तो ग्रोथ क्या पुबर्टी का रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो क्या वॉर्म टू टॉम चलती है, वॉर्म टू टॉम, यानी भ्रूण से कब्रों तक चलती है। तो ये भी होगा नहीं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी वृद्धि और विकास परस्पर जुड़े हुए होते हैं। वृद्धि होगा तभी ना विकास होगा, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, when students are encouraged to experiment, ask question, reflect their experience, यानी बच्चे को जब इनकरेज किया था किस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर उसके एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी जब छात्रों को प्रयोग करने, प्रश्न पूछने तथा अपने अनुभव को पर चिंतन करने और विशेष की अपनी समझ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो कौन सी अधिगम पद्धति अपनाई जा रही है। एंड कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ को अपने से बनाने के लिए कहा जाता है। ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक में, तो विच अप्रोच ऑफ टू लर्निंग इज बीइंग फॉलोड, तो उस कौन सा अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंडीशनिंग अप्रोच, कंडीशनिंग अप्रोच या मेमोरी बेस्ड अप्रोच, यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण, अनुबंधन दृष्टिकोण या स्मृति आधारित दृष्टिकोण, कौन सा सही आंसर होगा बताइए। यानी कंस्ट्रक्टिविज्म इक्वल लर्न, लर्नर्स बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्टिविज्म किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या करते हैं, लर्नर्स अपने नॉलेज को बिल्ड करते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, लर्नर्स बिल्ड नॉलेज, किसके थ्रू से बिल्ड करते हैं, तो थ्रू एक्सपीरियंस। क्लियर। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्ट अप्रोच यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी फोकस ऑन कंडीशनिंग, तो एक्सपीरियंस बेस्ड पे था, बिहेवियरिस्ट मतलब व्यवहारवादी मतलब जो कंडीशन पे फोकस करता है, कंडीशन फोकस करेगा तो होगा नहीं, यानी व्यवहारवादी भी नहीं होगा। कंडीशनिंग अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच यानी कंडीशनिंग अप्रोच, ये भी तो सेम ही है भाई। कंडीशन मतलब रिवार्ड पनिशमेंट इस तरह की कंडीशन रख के बात करता है। कंडीशनिंग मतलब तुम ये कर लोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये कर लोगे तो तुमको ये वाला गिफ्ट मिलेगा, ये कंडीशनिंग अप्रोच है, ये भी होगा नहीं। मेमोरी बेस्ड अप्रोच रटन विद्या चलन नहीं, यानी डी नंबर क्या कर रहा है कि मेमोरी बेस्ड अप्रोच यानी स्मृति आधारित दृष्टिकोण, याद करने वाला ऐसा कुछ बात है वहां, याद करने को कहने का, क्योंकि वहां क्या कर रहा है कि अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करो, क्वेश्चन को पूछो, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो उस टॉपिक में, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी रचनावादी दृष्टिकोण है ये। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली कंफ्यूजेस सिमिलरिटीज, लुकिंग लेटर रीड्स वेरी स्लो, यानी एक बच्चा है क्या कर रहा है, स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज मतलब बहुत तेजी से वो कंफ्यूज हो जाता है, एक छात्र अक्सर एक जैसे दिखने वाले अक्षरों में भ्रम रखता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, वो धीरे पढ़ता है और कक्षा में जोर से पढ़ने से बचता है, और क्या करता है वो, लुकिंग लेटर्स रीड वेरी स्लोली, बहुत स्लोली धीरे धीरे तक तो पढ़ता ही है, और अवॉइड करता है, बचता है क्या करने के लिए, रीडिंग अलर्ट्स इन क्लास, और जोर से पढ़ने में वो के लिए बचता है, वो नहीं चाहता कि वो जोर से पढ़े। ठीक है। विच लर्निंग डिसेबिलिटी इज मोस्ट लाइकली इंडिकेटेड, कौन सा उसको डिसेबिलिटी जो होता है रीडिंग से रिलेटेड है,
लर्निंग से रिलेटेड कौन सा उसको डिसेबिलिटी है। मतलब चाइल्ड क्या कर रहा है, लेटर कंफ्यूज करता है, बच्चे लेटर्स को कंफ्यूज करता है, नहीं स्लोली रीड करता है, तो इसका क्या होगा, स्लोली रीड करता है तो क्या होगा, ये रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी होगा। पढ़ नहीं पाता तो रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी। फर्स्ट इज डिस्ग्राफिया, यानी डिस्ग्राफिया किसको कहते हैं, डिस्ग्राफिया मतलब राइटिंग बेस्ड डिफिकल्टी, लेकिन उसको होना चाहिए क्या, हुआ क्या है, रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी, लेकिन डिस्ग्राफिया हम ग्राफ, देखिए कहीं भी अगर ग्राफ लिखा हुआ मिले, ग्राफ मतलब लिखना, टू राइट, जैसे इसी से बना है ग्राफ से, अगर आप देखें कैलीग्राफ, इसी ग्राफ से ही बना है कैलीग्राफ। कैलीग्राफ नहीं होता, किसी चीज को सुंदर हम लोग डिजाइन करते हैं, कैलीग्राफी कहलाता था वो। तो डिस्ग्राफिया मतलब, ग्राफ मतलब लिखना, जो लिखने से, और डिस मतलब डिजीज, जो लिखने से डिजीज हो, जो डिफिकल्टी इन राइटिंग, तो वो तो ये होगा नहीं, लिखने वाला तो हमें चाहिए कौन सा, रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी। ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया में लिखने वाला, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि रीडिंग डिसऑर्डर रहता है, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि रीडिंग डिसऑर्डर रहता है, लेटर को रिवर्सल या स्लो रीडिंग, अवॉइड स्लाउड रीडिंग। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें रीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, यानी रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी होती ही है, बच्चे स्लो रीडिंग करते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं, तो ये सही लग रहा है। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया, ना बच्चे कैलकुलिया मतलब इसमें मैथ्स की डिफिकल्टी होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, यानी ये मैथ्स रिलेटेड है, तो डिसकैलकुलिया होगा नहीं, होगा नहीं होगा। अब बात करते हैं एडीएचडी। एडीएचडी कब होता है, जब बच्चे की अटेंशन यानी ध्यान से संबंधित हो, तो बच्चे को अटेंशन संबंधित प्रॉब्लम हो तो उसको एडीएचडी कहते हैं, तो ये भी होगा नहीं होगा, एडीएचडी भी होगा नहीं, डिसकैलकुलिया होगा नहीं, बचा क्या, डिसलेक्सिया, बच्चे को रीडिंग डिफिकल्टी हो, रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ चाइल्ड परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल इन डांस। एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा नृत्य नृत्य करता है, यानी डांस करता है, एक बच्चा नृत्य, शारीरिक गतियां और तालबद्ध गतिविधियों में उत्कृष्ट है, यानी अ चाइल्ड परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल इन डांस, बॉडी मूवमेंट एंड राइथमिक एक्टिविटीज, बट स्ट्रगल इन ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्ट। लेकिन इस सब में बच्चे को तो क्या होता है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, लेकिन जब वो उसका पेन पेपर वाला टेस्ट होता है तो बच्चा क्या करता है, काफी स्ट्रगल फील करता है। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज डोमिनेंट इन दिस चाइल्ड, यानी इस बच्चे में कौन सी बुद्धि अधिक विकसित है, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेमिस्टिक या स्पेशियल, बताइए। लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज स्किल, यानी जो भाषा से संबंधित हो, ये होगा नहीं भाषा से संबंधित। लॉजिकल मैथमेटिकल, जो रीजनिंग वगैरह, मैथ्स रीजनिंग वगैरह से लॉजिकल है, वो होगा नहीं इससे। अब ऑप्शन सी है बॉडीली काइनेमिस्टिक, एंड ऑप्शन डी है स्पेशियल। स्पेशियल होता है जब बच्चे क्या करते हैं, विजुअल इमेजिनेशन करते हैं, विजुअल इमेजिनेशन, तो बच्चा, तो होता है क्या वो स्पेशियल, तो बच्चा क्या बॉडीली काइनेमिस्टिक यानी शारीरिक गति संबंधी, इजी, यानी मूवमेंट बेस्ड इंटेलिजेंस हो, तो क्या हो रहा है, बॉडीली काइनेमिस्टिक में क्या हो रहा है कि मूवमेंट बेस्ड है, मूवमेंट बेस्ड इंटेलिजेंस है, ठीक है, जैसे डांस, ये सारे किस में आएगा, इसी में आएगा, स्पोर्ट्स और हैंड ऑन लर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अ टीचर कंडक्ट शॉर्ट क्विजेज आफ्टर एवरी लेसन, एक शिक्षक क्या करता है प्रत्येक पाठ के बाद छोटे क्विजों को लेता है,
एक शिक्षक प्रत्येक पाठ के बाद छोटे छोटे क्विज लेता है, यानी अंडरस्टैंड क्या करने के लिए, एविलेशन टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स डिफिकल्टी, बच्चों की यानी कहाँ उसको परेशानी हो रहा है, कहाँ उसको क्या करना है, उसके लिए क्या करता है, छोटे छोटे क्विज लेता है ताकि छात्रों की कठिनाइयों को वो समझ सके और अगले पार्ट में आवश्यक उसको क्या क्या आगे उसको ये भी पता चलेगा ना इसको क्या मैं क्या मॉडिफाई करना चाहिए हमारे टीचिंग स्ट्रेटेजी में, क्या इस तरह से बच्चे को दिक्कत होती है तो हमें अपना टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए। ये किस प्रकार का मूल्यांकन है, दिस प्रैक्टिस रिप्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ असेसमेंट, ये कौन सा असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट या नॉन रेफरेंट असेसमेंट, बताइए। यहाँ टीचर टीचिंग प्रोसेस के बीच में कंटिन्यूस चेकिंग कर रहा है, मतलब टीचर क्या कर रहा है अपने टीचिंग प्रोसेस को भी चेक कर रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे के लिए सही है कि नहीं, क्या हमें चेंज करना चाहिए अपने, यानी स्टूडेंट की डिफिकल्टीज को समझ रहा है यहाँ टीचर, और अगले लेसन को मॉडिफाई करना चाह रहा है ताकि क्या हो, लर्निंग इंप्रूव हो सके। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग क्या है, एक डायग्नोस्टिक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ऑनगोइंग है और डायग्नोस्टिक है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के साथ टीचर ऐसा करता तो क्या कहलाएगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस कहलाएगा और ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस कहलाएगा। यानी ऑप्शन ऑप्शन देखना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ही हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग को, यानी सीखने के लिए हम जो सीखने जो अधिगम का मूल्यांकन होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं अब हम लोग, क्या क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी क्या कहलाता है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है, समेटिव असेसमेंट, इतनी बात क्लियर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो हम सीखने के लिए जो असेसमेंट करें तो वो कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये दोनों बात क्लियर। यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, जो क्या अगला समेटिव, समेटिव मतलब जिसमें हम लोग फाइनल की वो बात करते हैं, यानी फाइनल एग्जाम, इन टर्म्स टेस्ट, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट हम लोग फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, इन टर्म टेस्ट की बात करते हैं, या फिर ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं, ओवरऑल रिजल्ट हो जिससे जज करना हो, ये क्या होता है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में यहाँ टीचर क्या कर रहा है, क्वेश्चन के बीच कर रहा है, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, नहीं होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, टीचर बीच के दौरान में जो चीज क्या आता है, मतलब लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब टीचिंग के साथ साथ लर्निंग भी किया जा रहा है, मतलब अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें क्या होता है कि लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग, लर्निंग ड्यूरिंग मतलब टीचिंग के दौरान ही बच्चा लर्न कर रहा है, तो इसमें क्या होता है बच्चे इसके बच्चे के फीडबैक लेते हैं, फीडबैक बेस्ड होते हैं, और फीडबैक बेस्ड क्या करते हैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे तो डायरेक्ट फाइनल ये नहीं लेते, इसमें क्विजेस लेते रहते हैं, बच्चों को इतना समझ में आया नहीं आया, इसमें ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे की नोटबुक चेकिंग की जाती है, नोटबुक
ये कहलाता है, मतलब ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं चेक करने के। और एग्जैक्टली ये सेम प्रोसेस हो रहा है कहाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस हो रहा है क्वेश्चन के, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सही आंसर होगा। सबमिसिव असेसमेंट यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम लोग असेसमेंट करते हैं। और नॉन रेफरेंस असेसमेंट ये क्या होता है, यानी मानक संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना होता है, तो ऐसा यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, इस क्वेश्चन से कि क्या होना चाहिए, क्वेश्चन से हमें ये पता चला फॉर्मेट असेसमेंट क्या में क्या होना चाहिए, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस चेकिंग होना चाहिए, डायग्नोस्टिक होना चाहिए, ठीक है, फीडबैक होना चाहिए, फीडबैक बेस्ड इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद टीचर्स को हेल्प होना चाहिए, किसके लिए, हेल्प्स टीचर, और अपने को मॉडिफाई करना चाहिए किसको, इंस्ट्रक्शन को। और उसके बाद फिर बस ये सब ध्यान रखना चाहिए किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आ टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू शेयर देयर आइडियाज। टीचर कह रहा है कि एक टीचर इनकरेज कर रहा है, यानी उत्साहित कर रहा है, एक शिक्षक अपने छात्रों को अपने विचार साझा करने के लिए, अपने विचार को साझा करने के लिए, विचार को शेयर करने के लिए, निर्णय लेने में भाग लेने और असहमतियों को सम्मान पूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कभी भी टीचर प्रोत्साहित करेगा तो ये मतलब ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। कक्षा प्रबंधन की कौन सी शैली अपनाई जा रही है, यानी अ टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू शेयर देयर आइडियाज, अपने उसके आइडियाज को शेयर करने के लिए, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, एन एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट रेस्पेक्टफुली, और कुछ अगर डिसएग्रीमेंट हो गया है, उसका असहमति है, तो उसको सम्मानपूर्वक व्यक्त करने के लिए क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। विच क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज बीइंग यूज, क्लासरूम का कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल यहाँ यूज किया जा रहा है। ऑप्शन ए ऑथोरिटेरियन यानी अधिनायकवादी, ऑप्शन बी लेजर्स फेयर यानी स्वतंत्रवादी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश। बताइए। पहला क्या है, ऑथोरिटेरियन यानी अधिनायकवादी। इसमें क्या होता है अथॉरिटेरियन में, टफ रूल्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं, और ये टीचर सेंटर्ड होते हैं। तो सेंटर में कौन रहते हैं, टीचर में रहते हैं, टीचर रहते हैं। तो क्या ये सही होगा। और हमें क्या करा, बच्चे को यहाँ प्रोत्साहित करा, उसका डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए उस पर, कहीं अगर वो उसको भाग लेने के लिए करा तो पॉजिटिव करा है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड से ऑथोरिटेरियन होगा, यानी अधिनायकवादी ये नहीं होगा, ठीक है, यानी अधिनायकवादी ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज लेसन्स फेयर। अब लेसन्स फेयर क्या होता है, यानी स्वतंत्रवादी। टीचर इंटरफेरेंस बहुत कम है, इसमें टीचर इंटरफेरेंस बहुत कम है, मतलब सडन स्टूडेंट्स फुल्ली फ्री भी है, सही नहीं है स्टूडेंट के लिए, तो फिर वो जो मन वो कर लेगा। फुल्ली फ्री भी नहीं चाहिए, बस उसको इनकरेज करो, लेकिन फुल्ली फ्री भी मत छोड़ो को। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, टीचर्स अलोन डिसाइड एवरीथिंग। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि हर चीज टीचर डिसाइड करता है, कैसे पढ़ाना है, किस कौन सा स्ट्रेटेजी में पढ़ाना है, ये सिर्फ टीचर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। ये भी सही है, नहीं है। ऑडिटर में मतलब वो आपको तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करना है, स्टूडेंट को सेंटर में रखना है। इसमें भी एडवर्टाइज में सब कुछ टीचर डिसाइड कर रहा है, तो सेंटर में कौन है, टीचर ही हुआ, लेकिन हमें सेंटर में किसको रहना है, स्टूडेंट को रखना है। तो ऑप्शन क्या हुआ, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब सी करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट्स के जो ओपिनियंस है उसको वैल्यू दिया गया है। डेमोक्रेटिक में तो हम लोग हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक,
इसमें क्या है, स्टूडेंट्स के ओपिनियन को वैल्यू दिया गया है, ठीक है, स्टूडेंट के ओपिनियन को, और इसमें रूल डिस्कस किया गया है, तो रूल को डिस्कस किया गया है, तो कोलैबोरेशन ये है, कोलैबोरेशन को क्या किया गया है, इंकरेज किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है कोलैबोरेट करने के लिए। ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक में है, इसलिए डेमोक्रेटिक इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग ओनली आफ्टर डेवलपिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ। एक बच्चा क्या करता है, स्टार्ट करता है वॉकिंग के लिए आफ्टर डेवलपिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी एक बच्चा केवल तभी चलना शुरू करता है जब उसकी मांसपेशियों और तंत्रिका समन्वय पर्याप्त, जब उसकी मांसपेशियां और तंत्रिका समन्वय पर्याप्त विकसित हो जाते हैं। चाहे माता पिता उसे कितना भी सिखाए, यह क्षमता एक निश्चित आयु के बाद स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। इसका मुख्य कारण है, यानी a child start walking only after developing muscular strength and nerve condition, इवन दो पेरेंट्स, चाहे पेरेंट्स कितना भी क्या कर ले, रिपीटेडली उसे ट्रेन का ही नहीं कर दे, लेकिन दिस एबिलिटी अपीयर्स नेचुरली, ये नेचुरली हो जाता है ये एबिलिटी अब कुछ एज के बाद, आफ्टर सर्टेन एज। दिस इज प्राइमरी ड्यू टू, ये होता है किसके द्वारा, लर्निंग, रेनफोर्समेंट, मैच्योरेशन या ऑब्जर्वेशन, बताइए। यानी वॉकिंग, क्रॉलिंग, सीटिंग, दिस ऑल आर मैच्योरेशन डिपेंडेंट, ऑल आर मैच्योरेशन डिपेंडेंट एबिलिटीज। पेरेंट्स चाहे कितना भी ट्रेनिंग दे, चाइल्ड तभी करेगा जब बॉडी बायोलॉजिकली रेडी हो जाएगी। अगर आपका बॉडी बायोलॉजिकली रेडी होगा ही नहीं, आपको कितना भी ट्रेनिंग दी जाए, आपको कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आपका बॉडी बायोलॉजिकली रेडी ना हो जाए। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि लर्निंग, यानी अधिगम। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग होता है एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड चेंजेस होते हैं। और वॉकिंग क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, नहीं होते, तो लर्निंग होगा, ऑप्शन नहीं होगा। रेनफोर्समेंट यानी प्रोत्साहन, रिवार्ड, पनिशमेंट, इस तरह की बात की गई है यहाँ, नहीं की गई, यानी रिवार्ड पनिशमेंट से कोई चाइल्ड वॉक नहीं सीख सकता है। टहलना और इनाम, पनिशमेंट, ये सब कोई रिलेट ही नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन, यानी मैच्योर। अब अगर हम बात कर लेते हैं मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन मतलब नेचुरली क्या होता है, बायोलॉजिकल ग्रोथ, यानी चाहे तो वो नेचुरल बायोलॉजी किसका हो, मसल्स का हो, बोन्स का हो, मसल्स का हो, बोन्स का हो, या फिर न्यूट्रल सिस्टम का डेवलपमेंट हो, न्यूट्रल सिस्टम का डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये मैच्योरेशन था, मैच्योरेशन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, देखते हैं, मतलब देखते ही चाइल्ड वॉकिंग स्टार्ट नहीं करता है। ऑब्जर्व करके कभी बच्चा क्या होता है, देख के चाइल्ड चलना सीखता है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ टीचर गिव्स अ स्टार स्टिकर टू स्टूडेंट्स एवरी टाइम दे सबमिट होमवर्क ऑन टाइम। एक टीचर क्या करता है, एक शिक्षक समय पर गृह कार्य जमा करने पर छात्रों को स्टार स्टिकर देता है। अ टीचर गिव्स अ स्टार स्टिकर टू स्टूडेंट्स एवरी टाइम दे सबमिट होमवर्क ऑन टाइम, जब भी वो टाइम पर क्या करता है, सबमिट कर देता है अपना, तो उसे क्या करता है, स्टार स्टिकर देता है। धीरे धीरे अधिक छात्र नियमित रूप से गृह कार्य जमा करने लगते हैं। यह परिणाम किस कारण से होता है, यानी ग्रेजुअली मोर स्टूडेंट्स begin सबमिटिंग वर्क रेगुलरली। दिस आउटकम इज ड्यू टू, फर्स्ट इज पनिशमेंट, दिस नेगेटिव रेनफोर्समेंट, एंड थर्ड इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एंड फोर्थ इज एक्सटिंक्शन, यानी दंड, नकारात्मक प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रोत्साहन, या फिर एक्सटिंक्शन यानी लोप।
बताइए। अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो इसमें क्या होता है, पनिशमेंट से बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट होता है, बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या बिहेवियर तो और भी इंक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट होता है, लेकिन बिहेवियर क्या हो रहा है, और भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये होगा ऑप्शन, नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस मतलब समथिंग अनप्लीजेंट रिमूव, यहाँ कुछ रिमूव नहीं हो रहा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस मतलब नकारात्मक प्रोत्साहन में कुछ मतलब क्या होना चाहिए, समथिंग अनप्लीजेंट रिमूव होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ रिमूव तो हो नहीं रहा है, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, नहीं होगा। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, सकारात्मक प्रोत्साहन। और बात करते हैं हम लोग एक्सटिंक्शन, यानी लोप का, यानी एक्सटिंक्शन जो होता है, जो लोप होता है, यानी क्या होता है, इग्नोरिंग बिहेवियर। ये क्या होता है, इग्नोरिंग बिहेवियर, इग्नोरिंग बिहेवियर। सो इट रेड्यूसेस, यानी ये क्या होता है, ये भी होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर इज लोप, यानी सकारात्मक प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, अ चाइल्ड ग्रेजुअली लर्न्स टू कोऑपरेट इन ग्रुप वर्क, शेयर मटेरियल्स। बच्चा क्या करता है, सीखता है क्या करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए सीखता है, ग्रुप में वर्क करना सीखता है, और अपने मटेरियल्स को शेयर करना सीखता है। यानी एक बच्चा धीरे धीरे समूह कार्य में सहयोग करना सीखता है, सामग्री साझा करना सीखता है, और दूसरों की राय का सम्मान करना तथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होना सीखता है। यह परिवर्तन विकास के किस क्षेत्र को दर्शाता है, यानी रेस्पेक्ट करना भी सीखता है, यानी अदर्स ओपिनियन को, एंड एडजस्ट इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स। दिस चेंजेस रिफ्लेक्ट विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, बताइए। इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, या फिर संज्ञानात्मक विकास, बताइए जल्दी। अगर बात करते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट की, इमोशनल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, फीलिंग्स, फीलिंग, इमोशनल, ये सब पे क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब पे क्या होगा, ये सब पे कंट्रोल, ठीक है, इन सारी चीजों पे कंट्रोल। लेकिन यहाँ इस पे सिर्फ प्राइमरी, सिर्फ इसी पे कंट्रोल है, या प्राइमरी सिर्फ एक ही चीज इमोशनल पे हो रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन होगा, सिर्फ इमोशनल पे नहीं हो रहा है, और भी चीज पे कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है। और यहाँ अगर बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, यहाँ बॉडी से रिलेटेड कोई ग्रोथ, ग्रोथ से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बात करें तो ये क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है। इन थिंकिंग प्रोसेस की यहाँ कोई बात हो रही है, तो कोई फोकस किया गया है, नहीं किया गया है, तो ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट है, यानी सामाजिक विकास है। तो करेक्ट आंसर इज बी, सोशल डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। अ टीचर, अ टीचर ट्राइज टू टीच राइटिंग स्किल। बच्चा क्या एक टीचर क्या करता है, कोशिश करता है क्या करने का, राइटिंग स्किल को सिखाने का, टू अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 3 साल के बच्चों को, मतलब एक शिक्षक 3 वर्ष के बच्चों को लिखना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा पेंसिल को ठीक से पकड़ने में संघर्ष करता है। बट द चाइल्ड स्ट्रगल्स, संघर्ष करता क्या, टू होल्ड अ पेंसिल प्रॉपरली, सही से पेंसिल को पकड़ नहीं पाता है। अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, दिस सिचुएशन इंडिकेट्स दैट चाइल्ड, ये सिचुएशन इंडिकेट करता है कि बच्चा क्या कर रहा है, यानी तैयारी के सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति दर्शाती है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, यानी प्रेरणा की कमी है, या फिर इट इज नॉट डेवलपमेंटली रेडी, यानी विकासात्मक रूप से तैयार नहीं है, या फिर हैज लो इंटेलिजेंस, या फिर हैज लो इंटेलिजेंस यानी कम बुद्धिमत्ता वाला है, या फिर नीड्स इन इन्फॉर्मेशन यानी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्या बताता है, बताइए। पहले क्वेश्चन को अपने से करने की ट्राई करेंगे। लैक मोटिवेशन मतलब, लैक मोटिवेशन मतलब चाइल्ड वांट्स टू लर्न बट कैपेसिटी नहीं है, ये तो बात नहीं है। इज नॉट डेवलपमेंटली रेडी मतलब तैयार नहीं है, विकासात्मक रूप से तैयार नहीं है। इसको देखते हैं।
ऑप्शन सी हैज लो इंटेलिजेंस। और यहाँ बात करें वो पेंसिल ग्रिप की, सही से पकड़ नहीं पा रहा, यानी पेंसिल ग्रिप की। और ये तो यहाँ इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है, ग्रिप का इंटेलिजेंस से? 3 नंबर होगा, नहीं होगा, यानी कम बुद्धिमत्ता वाला होगा नहीं। नीड रेनफोर्समेंट, यानी रिवार्ड पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट में रिवार्ड पनिशमेंट की बात करती है, उसका ग्रिप से क्या मतलब है, मतलब नहीं। ऑप्शन होगा इज नॉट डेवलपमेंटली रेडी। तो बच्चा क्या हुआ है, सही मतलब विकासवंत रूप से तैयार नहीं है। यानी क्योंकि इसके लिए हम अगर पेंसिल को सही पकड़ने के लिए हमें किसकी चीज की जरूरत होती है, फाइन मोटर में डेवलपमेंट आना चाहिए इसके अंदर, इसकी मैच्योरिटी आनी चाहिए, तभी हम पेंसिल को सही से पकड़ सकेंगे। ये तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी विकासात्मक रूप से तैयार नहीं है बच्चे। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स हु सेट रूल फॉर दियर चिल्ड्रेन। वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रूल्स सेट करते हैं। पेरेंट्स हु सेट रूल फॉर दियर चिल्ड्रेन बट आल्सो अलाउ देम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। वे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, नियम बनाते तो हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी राय व्यक्त करने में, नियमों पर चर्चा करने और बदलाव के लिए वार्ता करने की अनुमति भी देते हैं। वो तो रूल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उसको अलाउ भी करते हैं, अलाउ देम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, उसका ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। डिस्कस रूल्स एंड नेगोशिएट चेंजेस आर यूजिंग विच पेरेंटिंग स्टाइल। ये किस टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल है, ऑथोरिटेरियन यानी अधिनायकवादी, या परमिसिव उदारवादी, या फिर नेग्लेक्टफुल पश्चातात्मक, या फिर ऑथोरिटेटिव या फिर यानी प्राधिकृत। बताइए कौन सा होगा। हर क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, अपने से करने की ट्राई की कोशिश करेंगे, देन फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर बात करें हम ऑथोरिटेरियन की, अगर हम ऑथोरिटेरियन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि हाई कंट्रोल होता है बच्चे के पेरेंट्स का, हाई कंट्रोल होता है, और में नो फ्रीडम। ठीक है, ये होगा कि बच्चों को इसमें वो क्या कर रहा है, रूल्स तो बना रहा है, लेकिन उसको अलाउ भी कर रहा है, उसका एक्सप्रेस को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको रूल्स को डिस्कस करने के लिए भी अलाउ करता है, उसको नेगोशिएट को चेंज करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो ऑथोरिटेरियन होगा, अधिनायकवादी तो होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं परमिसिव की, जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा ही, परमिसिव में क्या होता है बहुत ज्यादा ही फ्रीडम मिल जाती है, ये भी होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्टफुल बात करते हैं मतलब इनडिफरेंस, तो इससे इसका रिलेशन ही है, ये हो गया। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऑथोरिटेटिव, यानी सही आंसर इज डी, ऑथोरिटेटिव, यानी तो क्या होते हैं, रूल्स क्लियर होते हैं बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ऑथोरिटेटिव की बात करते हैं, अगर हम ऑथोरिटेटिव में क्या होते हैं, तो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्राधिकृत। में क्या होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं। कम्युनिकेशन कैसा होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, मतलब अपनी बातों को खुलकर बोल सकते हैं। और नेगोशिएशन अलाउड रहते हैं, ये सारे के सारे रहते हैं किसमें, ऑथोरिटेरियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑथोरिटेटिव या फिर प्राधिकृत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्पाइट बीइंग taught by the same teacher in the same classroom, डिस्पाइट बीइंग taught by the same teacher in the same classroom, यानी एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद छात्रों का प्रदर्शन अलग अलग होता है। मतलब सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई एक ही टीचर है, 40 बच्चा क्लास में, अगर 40 बच्चे को पढ़ा तो एक ही टीचर रहा है, लेकिन एक ही टीचर के पढ़ाने के बावजूद वो 40 जो बच्चा है वो अलग अलग तरह के माइंड के होते हैं, अलग अलग तरह के उसका इंटेलिजेंस होते हैं। ये अंतर मुख्यतः किस कारण से होता है,
वो सबको एक तरह से तो पढ़ा रहे हैं, फिर भी क्या करता है, हर बच्चा अपना अलग अलग सीखता है। तो दिस वेरिएशन अकर्स, ये वेरिएशन जो अकर्स होता है, किसके कारण से, मेनली ड्यू टू, यानी एवरी चाइल्ड यूनिक होता है, ये बच्चों को पता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के कारण, अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के कारण, उसका पेस ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग, सब इस चीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, सब बच्चे अपने अलग अलग होते हैं। और बात करते हैं ऑप्शन ए की, आइडेंटिकल लर्निंग स्टाइल, यानी समान अधिगम शैलियाँ, सब बच्चे को समान अधिगम शैलियाँ होती है, बिल्कुल नहीं, हर बच्चे की लर्निंग की क्षमता अपने में अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ऑप्शन में अगर बात करते हैं हम अगर सी की, यूनिफॉर्म मैच्योरिटी लेवल्स, यानी ऑल चिल्ड्रन मैच्योर एट डिफरेंट रेट्स, एक समान परिपक्वता स्तर, यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मैच्योरिटी लेवल मतलब एक समान परिपक्वता स्तर, यानी ऑल चिल्ड्रन मैच्योर एट डिफरेंट रेट्स, ये तो होता नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने अलग अलग रेट से क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। और सिमिलर मोटिवेशन, सिमिलर मोटिवेशन मतलब, मोटिवेशन तो वेरी वाइडली होता है, मोटिवेशन का जो लेवल होता है, इसका जो लेवल होता है बहुत ही वाइडली होता है, ये भी होगा नहीं, समान परिणाम होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा है, इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब हर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, हर बच्चे का सीखने का जो पेस होता है, जो रेट होता है, वो डिफरेंस होता है हर बच्चे के अंदर, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में, अ टीचर गिव्स शॉर्ट क्विजेस, चेक्स नोटबुक्स, क्विज करता है पहले शॉर्ट, चेक नोटबुक चेक करता है रेगुलरली, और ओरल क्वेश्चन पूछते रहता है इन क्लास, एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू दैट स्टूडेंट कैन improve their learning during the teaching process itself. What is the main purpose of this type of evaluation? यानी एक शिक्षक छोटे क्विज देता है, नियमित रूप से नोटबुक जांचते रहता है, और कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछते रहता है, और विद्यार्थियों को ऐसा प्रस्तुति देते हैं जिससे वे पढ़ाई के दौरान ही अपनी सीख में सुधार कर सके। इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। इस प्रकार के इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब यहाँ टीचर क्या कर रहा है, सिस्टमेटिकली लर्निंग को मॉनिटर कर रहा है, पर नॉट फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के लिए नहीं कर रहा है, वो बच्चे के अंदर मूल्यांकन इसलिए कर रहा है कि बच्चे सही से सीख पाए, ग्रेडिंग के लिए नहीं। मतलब इसमें क्या कर रहा है, टीचर आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, तो टीचर, इस मूल्यांकन में टीचर क्या करना चाह रहा है, ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, ये आइडेंटिफाई क्या करना चाह रहा है, लर्निंग गैप्स को, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, और ये क्या करना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है स्टूडेंट की डिफिकल्टी को, स्टूडेंट की डिफिकल्टी को अपने टीचिंग मेथड में इंप्रूव करना चाह रहा है, और अपने लर्निंग को इंश्योर करना चाह रहा है, इंश्योर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड डेवलपमेंट इन नेचर, और ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक और डेवलपमेंट इन नेचर होता है। ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर क्या करता है, टू रैंक स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को रैंक करना चाह रहा है, नहीं, यानी विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के लिए रैंक देना, ये तो बिल्कुल इसका है नहीं। टू डायग्नोस लर्निंग गैप्स एंड इंप्रूव लर्निंग, ये बिल्कुल है, हो सकता है। टू डिटरमाइन पास एंड फेल, पास और फेल के लिए ये नहीं करते हैं, पास के लिए समेटिव असाइनमेंट करते हैं। टू कंपेयर स्टूडेंट तो होता नहीं, ऑप्शन क्या बचेगा, बी, मतलब अधिगम त्रुटियों का पता लगाना और फिर उसको इंप्रूव करना, जो उसमें कमी रहेगी। अब प्री स्कूल चाइल्ड ग्रेजुअली इंप्रूव्स हर लैंग्वेज स्किल्स, एक जो प्री स्कूल का बच्चा है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है लैंग्वेज स्किल्स को, क्या करता है, लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करता है, बिकॉज द फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट्स विथ पीयर्स, क्योंकि वो क्या करता है, बार बार अपने पीयर से इंटरेक्ट करता है,
listen to stories and participates in the conversations at home with theoretical viewpoint best explains this development। यानी एक प्री स्कूल बच्ची अपने साथियों से लगातार बातचीत करती है, कहानियां सुनती है और घर में बातचीत में भाग लेती है। इसके कारण उसकी भाषा क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। भाषा विकास को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, बताइए। यानी बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा कर रहा है पीयर इंटरेक्शन। बच्चा पीयर इंटरेक्शन कर रहा है। बच्चा कर रहा है घर में बातचीत यानी होम कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन। और बात करें तो बच्चा क्या कर रहा है? स्टोरी टेलिंग कर रहा है। और इसके अलावा बात करें तो हम लोग बच्चा क्या कर रहा है? एक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारी चीज क्या कर रहा है? बच्चा कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि लैंग्वेज डेवलप्स ओनली थ्रू इमिटेशन, यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो सिर्फ नकल करके होता है, इमिटेट करके होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ ओनली थ्रू इमिटेशन, सिर्फ सिर्फ तो नहीं, देखो ओनली वगैरह ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। सिर्फ तो होता नहीं, होता है लेकिन सिर्फ नहीं होता। लैंग्वेज डेवलप्स मेनली थ्रू सोशल बायोलॉजिकल मेथड, मेनली थ्रू बायोलॉजिकल मेचुरेशन। तो ये भी होगा नहीं। सिर्फ लैंग्वेज का बायोलॉजिकल मेचुरेशन नहीं होता, हम लोग सोशल से भी सीखते हैं। लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल लैंग्वेज जो डेवलप होता है हमारे एक दूसरे वार्तालाप करके होता है और कम्युनिकेट कर एक दूसरे से बात करके होता है, इंटरेक्ट करके होता है एक दूसरे अंदर सोशल इंटरेक्शन मतलब सोशल इंटरेक्ट के होता है और कम्युनिकेट करके एक दूसरे से मतलब वार्तालाप करके होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लैंग्वेज डेवलप्स ओनली व्हेन ग्रामर रूल्स रूल्स वगैरह तो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A teacher observed that some students cannot learn to write in cursive handwriting even after repeated practice, while a few others learn it quickly। यानी एक शिक्षक देखता है कि कई छात्र बार बार अभ्यास करने के बावजूद भी कर्सिव हैंडराइटिंग को, कर्सिव जो लिखते हैं हम लोग, हैंडराइटिंग नहीं लिख पाते हैं, जबकि कुछ जल्दी ही सीख जाते हैं। कुछ महीने के बाद अधिकांश छात्र स्वाभाविक रूप से कर्सिव लिखने लगते हैं। यह स्थिति अधिगम के किस पहलू को उजागर करती है? यानी व्हाट डज दिस सिचुएशन हाईलाइट इन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, बताइए। और हैंडराइटिंग जो स्किल होती है, हैंडराइटिंग जो स्किल होती है, हैंडराइटिंग स्किल, हैंडराइटिंग जो स्किल होती है तो मेनली किस पे डिपेंड करता है? आपको हैंडराइटिंग के लिए पेन पकड़ना आना चाहिए, पेन पेंसिल कुछ भी। ये पेन पकड़ने के लिए हम लोग फाइन मोटर डेवलपमेंट आना चाहिए, फाइन मोटर डेवलपमेंट। फिंगर पे कंट्रोल आना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर क्या आना चाहिए? मसल का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अच्छे से। जब तक आपके मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप कर्सिव नहीं लिख सकते, मतलब कुछ कर्सिव या कुछ भी नहीं लिख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब मैच्योरेशन के थ्रू आते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं? तो मैच्योरेशन के थ्रू आते हैं। यानी ऑल लर्निंग डिपेंड्स सोल ऑन ट्रेनिंग, ये सिर्फ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ये बात सही है। ये इसके लिए मैच्योरेशन भी नीड है। क्या पता वो तो अगर 6 महीने के बच्चे को ट्रेनिंग दे दिया तो लिख लेगा कर्सिव? बिल्कुल नहीं। यानी अधिगम केवल प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी इज मैच्योरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी परिपक्वता में अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात तो सही है। स्टूडेंट मस्ट बी पनिश टू लर्न हैंडराइटिंग, इनको पनिश करने, जहां भी पनिश वगैरह आए, पनिश रिवार्ड ये सब नेगेटिव वर्ड होता है। राइटिंग स्किल्स डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेलिजेंस, सिर्फ ये इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, ये तो फाइन मोटर पे भी डिपेंड करता है। तो मैच्योरिटी प्लस सीखने में एक इंपॉर्टेंट रोल करता है परिपक्वता, क्योंकि आप जब तक उसके लिए मैच्योर नहीं होंगे तब वो नहीं सीख सकते। क्वेश्चन नंबर 24।
इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग आंसर, अ टीचर आस्क probing questions, encourage students to think and guide them towards finding solutions themselves. This classroom practice represent which modern view of the teacher's role? यानी शिक्षक सीधे उत्तर देने के बजाय विद्यार्थियों से क्या करता है, सोच उत्तेजक प्रश्न पूछता है, यानी जिसमें उसको सोचने की जरूरत पड़े, उन्हें विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं और समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने में मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं। यह कच्चा व्यवहार शिक्षक की किस आधुनिक भूमिका को क्या करता है, दर्शाता है। यानी दिस क्लासरूम प्रैक्टिस रिप्रेजेंट विच मॉडर्न व्यू ऑफ द टीचर्स रोल? ऑप्शन ए, टीचर एज स्ट्रिक्ट अथॉरिटी, टीचर एज अ नॉलेज ट्रांसमीटर, टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, टीचर एज एन एग्जामिनर। बताइए। मतलब कभी भी इसमें से बैगोस्की भी जो कहा है, टीचर को क्या है, उसने फैसिलिटेटर कहा है, सुविधादाता का है। तो बात करते हैं टीचर एज स्टिक अथॉरिटी। तो ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होते हैं, ऑर्डर, डिसिप्लिन, नो, ये सब का डिसिप्लिन वगैरह, ऑर्डर जो है ये सब, ऑर्डर वगैरह नेगेटिव, जैसे ऑर्डर वगैरह हो गया, स्टिक, कुछ भी मतलब उस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रूल्स वगैरह जो भी होना चाहिए स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर एग्जामिनर, टीचर से एग्जामिनर मतलब आए एग्जामिनर की तरह एग्जाम कंडक्ट करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टीचर क्या हो, अपने अंदर का नॉलेज हुआ, हमको ऐसे ट्रांसमिट कर दिया, अब बच्चे को समझ में आए नहीं आए इसे, तो ये भी नहीं होगा, नहीं ये नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता, हो क्या सकता है, तो टीचर एज ए फैसिलेटर, यानी पर अधिकता को सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक फैसिलेट करना चाहिए। बच्चा जहाँ समझ नहीं पाए उसको वहां समझाओ, जहाँ जिस तरह की समझाने की जरूरत है उस तरह से समझाओ। क्वेश्चन नंबर 25, a child becomes more confident, learns cooperation and develops social skills because he participates actively in group, names and interacts frequently with classmates। यानी एक बच्चा समूह खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सहपाठियों के साथ बार बार बातचीत करके अधिगम आत्मविश्वासी बनता है और सहयोग सीखता है और सामाजिक कौशल विकसित करता है, सोशल इंटरेक्ट करता है। सामाजिक विकास का कौन सा कारक मुख्य रूप से बच्चे को प्रभावित कर रहा है? फर्स्ट इज फैमिली इन्फ्लुएंस ओनली, सेकंड पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर्स एंड फोर्थ इकोनॉमिक स्टेटस। यानी केवल परिवार का प्रभाव, समय वयस्क समूह का प्रभाव, आनुवंशिक कारक या सार्थक स्थिति। बताइए। अगर बात करें हम पीयर ग्रुप की, तो पीयर ग्रुप क्या करता है हमारे, अगर पीयर ग्रुप की बात करें, पीयर ग्रुप क्या करता है, पीयर ग्रुप क्या करता है, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ठीक है, पीयर ग्रुप क्या करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ये हमें कॉपरेशन सिखाता है। क्या क्या करता है, ये हमारे कम्युनिकेशन को, जब हम पीयर से बातचीत करते हैं तो हमारे क्या होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लगते हैं। उसके बाद क्या करता है ये, और ये हमें बिलोंगिंगनेस फील कराता है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, क्वालिटी हमारे पीयर ग्रुप से हमें मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अ फैमिली चाइल्ड बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट एंड लर्न्स कॉपरेशन, क्या क्या सीखता है, cooperation, develop social skills, and because he practices actively in group games and interacts frequently with classmates, which factor of social development is primarily influence the child? Option is family influence, peer group influence, genetic force and economic status। अगर ऑप्शन ए की बात करें कि फैमिली इन्फ्लुएंस ओनली, देखिए ओनली जो अगर जहां भी आता है ये हमारा नेगेटिव होता है, तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, नीचे ये विजिबल नहीं। अगर फैमिली इन्फ्लुएंस ओनली की बात करते हैं, ओनली तो इसे हम इसको ओनली को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, बट इस क्वेश्चन का मेन फैक्टर क्या है, पीयर्स है। इस क्वेश्चन में जो मेन फैक्टर है वो क्या है, पीयर्स है। फैमिली तो होती है लेकिन मेन फैक्टर क्या, पीयर्स है। ये ऑप्शन होगा नहीं, यानी केवल परिवार से जाओ, ये होगा नहीं।
ऑप्शन बी की अगर बात करें, यानी पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, यानी पीयर इंटरेक्शन डायरेक्टली सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। गेम्स, एक्टिविटीज, फ्रेंडशिप सब सोशल स्किल्स बिल्ड करते हैं। ये हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो सोशल बिहेवियर लर्नड होता है, लेकिन जेनेटिक तो डिसाइड नहीं करता है। तो बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस की, तो एससीएस इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर यहाँ की फैक्टर्स तो पीयर्स हैं, ये भी होगा नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो a student starts completing classwork regularly because every time he finishes it correctly the teacher gives him a star sticker and over time ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि a child reads very slowly frequently overseas letters such B को वो लोग D पढ़ता है and makes spelling error and even in simple words however the child shows good oral answers and logically understanding this learning difficulty is mostly likely related to, यानी एक बच्चा बहुत धीरे तो पढ़ता ही है और अक्सर B और D जैसे अक्षरों को उलट देता है। वो B को D पढ़ लेता है, D को B पढ़ लेता है और सरल शब्दों में भी वर्तनी की गलतियां करता है, लेकिन मौखिक उत्तर और तार्किक समझ अच्छी है। यह अधिगम कठिनाई की किस समस्या से संबंधित है? ग्राफिया जहां भी आएगा तो वो क्या होगा, लिखने से संबंधित, कैलकुलिया मैथ से संबंधित, डिसलेक्सिया जहां उसे रीडिंग से होगा, और एडीएचडी जहां उसे एडीएचडी में क्या होगा, जहां उसे कंपेयर करने की बात की जाएगी। बताइए। तो ये कैलकुलिया, ये तो मैथ्स से होगा, मैथ्स रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड होता है? मैथ्स से, होगा नहीं। डिसग्राफिया ये राइटिंग से रिलेटेड होता है, ये भी होगा नहीं। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया ये तो होगा नहीं। अब बात है डिसलेक्सिया और एचडीएचडी में, यानी इसमें अटेंशन ध्यान से होता है, ध्यान यानी अटेंशन रिलेटेड डिजीज होता है इसमें, ठीक है, इसमें अटेंशन नहीं होता। तो एडीएचडी भी होगा नहीं होगा। बचा क्या, डिसलेक्सिया जिसमें क्या होता है, रीडिंग डिफिकल्टी आता है बच्चे के अंदर। लेटर को वो क्या कर लेता है, लेटर को रिवर्सल कर लेता है, रिवर्स कर लेता है। लेटर को क्या कर लेता है वो, रिवर्स कर लेता है, किसमें, डिसलेक्सिया में रिवर्स करता है लेटर्स को। रीडिंग क्या करता है, स्लो करता है, स्लो रीडिंग। अगर नेक्स्ट बात करें तो वो क्या करता है, स्पेलिंग एरर करता है, ये डिसलेक्सिया में करता है, स्पेलिंग एरर करता है। बट क्या कर लेता है वो, ओरली गुड आंसर देता है, गुड ओरली आंसर्स, ओरली वो अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, in a classroom the teacher encourages students to express their opinions, participate in decision making and work collaboratively, rules and discuss the openly and mature aspect emphasize which classroom management? ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, a teacher conducts learning through activities, एक टीचर क्या करता है, लर्निंग को कंडक्ट कराता है, किसके थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, सच एज रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट, एजुकेशन गेम्स एंड प्रोजेक्ट वर्क। एक शिक्षक भूमिका और निर्माण, प्रयोग, शैक्षिक, खेल, प्रोजेक्ट कार्ड जैसे गतिविधियों के माध्यम से अधिगम कराता है, टीचिंग कराता है। विद्यार्थी खोजने की बातचीत करते हैं और सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, न कि केवल निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। यहाँ कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, यानी विच एजुकेशनल अप्रोच इज बीइंग फॉलोड हियर? फर्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड, टीचर डोमिनेटेड लेक्चर मेथड, मेमोराइजेशन फोकस लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस अप्रोच। बताइए। ये यहाँ तो प्रैक्टिस वगैरह की बात हो नहीं रही, ड्रिल मतलब बच्चे को अभ्यास और पुनरावृत्ति पर एक चीज को बार बार तो कराया नहीं जा रहा है, बच्चे को तो रट्टा रटवाया नहीं जा रहा है, मतलब रटन विद्या चलंत नहीं। टीचर डोमिनेटेड लेक्चर मेथड मतलब शिक्षक क्या करते हैं, प्रधान व्याख्यान पद्धति। टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर दे आते हैं, लेक्चर देकर चले जाते हैं, ये भी तो हो नहीं रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर, बच्चे को बीच में रखा गया और बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जाए, बच्चे को गेम्स वगैरह के थ्रू से किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन,
और यंग चाइल्ड कवर्स हर आईज विथ हर हैंड्स। ये क्या होता है, छुपन छुपाई खेलते समय एक छोटा बच्चा अपने हाथों को अपनी आंखों से ढक लेता है और सोचता है कि वह जैसे वह दूसरों को नहीं देख सकता है, वैसे ही दूसरे भी उसे नहीं देख सकते हैं। पियाजे के अनुसार यह पूर्व संचालन अवस्था की किस विशेषता को दर्शाता है? यानी अ यंग चाइल्ड कवर्स हर आईज विथ हर हैंड्स व्हाइल प्लेइंग एंड हाइड एंड सीक एंड बिलीव दैट, और यकीन करता है कि सिंस शी कैन नॉट सी अदर, जैसे वो दूसरे को नहीं देख सकती है, also other cannot see her. According to Piaget, according to Piaget, this behavior demonstrates which characteristic of pre-operational thinking? Object permanence, egocentrism, conservation एंड abstract thinking. Abstract thinking जिसमें अमूर्त चीजों की ये तो बात हो गई नहीं, ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो कंजर्वेशन की बात करें तो ये बच्चे किस में आते हैं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, यानी संचालन की अवस्था में आते हैं। अगर बात करते हैं इगोसेंट्रिज्म, बच्चा कहाँ होते हैं, इस सिचुएशन में तो एगोसेंट्रिक होते हैं और ऑब्जेक्ट परमानेंस, लेकिन वो बच्चे क्या करता है, आंखों को ढक लेता है, फिर करता है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कोई चीज हमें नहीं दिखने के बावजूद, नजरों के सामने से हटने के बावजूद वो चीज एग्जिस्ट करती है, इस चीज की जानकारी हमें किससे मिलती है, यही कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये वस्तु अस्तित्व का गुण। आई होप क्लियर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग डे 2 में।